अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन मार्केट की जो एक कंडीशन दिखाई दी है वो एक पेल वॉल्यूम्स या फिर हम कह सकते हैं एक पेल सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा ही जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट लास्ट वीक थी और उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा कि ज़्यादा डाइल्यूट होता हुआ मार्केट के अंदर ओवरऑल दिखाई दिया। आज के दिन, मंडे के दिन, एक एनर्जेटिक, एक एंथुजियाज्म देखा जाता है मार्केट की जानिब से, लेकिन अगेन आज भी मार्केट जो है वो रिलक्टेंट नजर आई है। 43,500 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल बैरियर वो लूज किया है। इसके साथ साथ अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी काफी हद तक कुछ डाउन साइड पे दिखाई देती है। अगर कमोडिटी प्राइस की बात की जाए, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस से थोड़ा सा वहां पे पोजीशंस ऑफलोड हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है इंटरनेशनली ऑयल प्राइस में। लेकिन अगर बात की जाए कोल प्राइसेस की, वो भी हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। फ्रेट जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से चीजें जो है थोड़ी सी मेस हैं, थोड़ी सी स्कैटर्ड है, जिसका एक इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि थोड़े अरसे बाद जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ सकता है। तो ये तो हुई हम इंटरनेशनली कमोडिटी की बात। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो आज कुछ बेहतर परफॉर्मेंस या फिर हम कह सकते हैं एक बेहतरीन अच्छी जो एक आउट परफॉर्मेंस देखी गई है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर की। ओवरऑल पूरे दिन एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई। तो मजीद बात करते हैं, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,653.33 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 43,767.77। लोअर वाज 43,324.94 एंड फाइनली क्लोजर 43,366.89 का। हम कह सकते हैं एक आज के दिन डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि ओवरऑल अगर हायर साइड मार्केट के देखें या फिर स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है सिंस स्टार्टिंग ऑफ द डे। 286.44 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 115.11 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया 34.14 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज वेरी ड्राई, 3.64 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। फ्लाइंग राइट शेयर इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.1 के इस डिक्लाइन के साथ। 0.16 पे क्लोजर। 11.63 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्ट पेल अगेन राइट शेयर्स 0.18 का इजाफा देखा गया। 2 पे क्लोजर रहा। 8.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली जीजीएल 0.64 का डिक्लाइन। 14.68 पे क्लोजर। 7.02 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल पेनी स्टॉक्स या हम कह सकते हैं वॉल्यूम लीडर्स में तमाम जो थर्ड टियर की स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादातर देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं, हमने देखा था फ्राइडे के दिन यानी कि सैटरडे की जो एक मॉर्निंग में हमने न्यूज़ सुनी थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बयान देखा गया था कि इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे दिखाई जा रही है। अगर हम बात करें अभी जितने मेजर्स लिए गए, जितनी पॉलिसीज़ ली गई या फिर जितनी जो एक इंसेंटिव दिए गए, उसका मकसद यही था कि इकॉनमी को बिल्कुल बैलेंस करना और कोई भी चैलेंज आ जाए, चाहे इंटरनेशनली हो चाहे लोकली हो, वो इतना ज़्यादा एक फ्रेजाइल सिचुएशन ना पैदा कर सके जैसे कि पास्ट में होता रहा है। तो ये आज के दिन हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि इकॉनमी राइट डायरेक्शन पे है और क्या क्या चीज़ें हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही हैं इकॉनमी को। सेकेंड थिंग, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओवरऑल $21 बिलियन जो है वो पूरे करने वाली है। फोरकास्ट है इस ईयर की, फिस्कल ईयर की 21 to 22। इट मींस कि यहाँ पे जो फोरकास्ट रखी गई, टेक्सटाइल अचीव करते हुए दिखाई दे रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स भी अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि एक्सपोर्ट के नंबर्स भी जनरेट हो रहे हैं। एंड नेक्स्टली लास्टली, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद पाकिस्तान का जो एक शिप है वो ज़बरदस्त जो है फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं ये तमाम टॉपिक्स और इकोनॉमिक ओवरऑल कंडीशन पाकिस्तान की और ख़ासकर जो इंटरनेशनली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। एक वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं मोहम्मद जावेद बिलवानी साहब। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान अपैरल फोरम के और साथ साथ फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI के, तो उनको भी खुशामदीद करेंगे। लेकिन सबसे पहले अकमल साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अकमल साहब, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई और साथ साथ चैलेंजेस बहुत सारे आ गए। जब जब इकॉनमी संभलती गई तब तब हमने देखा चैलेंजेस आते गए। चाहे कोविड की बात कर ली जाए, कोविड से हम निकले नहीं थे तो थोड़े से डोमेस्टिक और एज वेल एज हम कह सकते हैं ग्लोबल क्राइसिस स्टार्ट हो गए। ग्लोबली इसलिए कि जब कोई भी दो मुल्क वॉर में होते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पे ही आता है।
कैसे पाकिस्तान इस चीज़ को कंट्रोल करे, कितने ज़्यादा जर्क्स आ रहे हैं, कितने सारे जो हैं चैलेंजेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो एक शिप है इकोनॉमी की, वो हम कह सकते हैं सही से जो है वो फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही है। योर टेक। बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। अच्छा, मैं पहले आपसे ये थोड़ी सी डिटेल में बात ये करना चाहूँगा कि एक तो ये आप कह रही हैं ना कि जी पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उनमें जैसे शौकत तरीन साहब ने भी जो है ना वो पिछले दिनों स्टेटमेंट दी, उसमें भी उन्होंने चंद एक चीज़ें हाईलाइट की। तो जो सबसे इस वक्त पॉजिटिवनेस हमारे जो फिगर्स आ रहे हैं वो हैं हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स और फॉरेन रेमिटेंसेस के फिगर। और ज़ाहिर है राइट। उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसने बहुत एक फैंटास्टिक रोल प्ले किया है। और मैं इसे मतलब आप ये समझें कि जो मौजूदा हुकूमत का एक कारनामा कहूँगा कि इन्होंने ये रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट जो खोला है और उसके बाद उसमें जो रेमिटेंसेस आई हैं, तो उसकी वजह से माशाल्लाह रेमिटेंसेस में एक सब्सटेंशियल इजाफा हुआ। और आप हैरान होंगे कि लास्ट टाइम हमारी जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारी जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस थी। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स में जो है ना वो टेक्सटाइल जो है वो लीड कर रही हैं, ऑलमोस्ट 60% है। और अब तक जुलाई से लेके जो जून तक के फिगर्स हमारे पास हैं, उसमें 11 बिलियन की जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं। और साथ ही साथ फूड की अगर मैं बात करूं तो 3 बिलियन के करीब जो है, $3 बिलियन के करीब जो है वो फूड की एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं, और तकरीबन 4 बिलियन के करीब अदर्स हैं। तो यानी बाकी सब कुछ मिला के भी अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल में जो है ना वो एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। और टेक्सटाइल में अगर फर्दर हम आइटमाइज की तरफ जाएँ तो उनमें अगर हम बात करें बेडशीट्स की या जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, टॉवल्स हैं, नेटवेयर्स होम हैं, टेक्सटाइल। इसमें माशाल्लाह बहुत ग्रोथ देखी गई है। अब इसमें जो है ना गवर्नमेंट की जो मौजूदा जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, और दूसरा थोड़ा सा हमारे साथ जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से भी बड़ी ब्लेसिंग हुई है कि इंटरनेशनली भी आप देखें तो प्राइसेस ऊपर की तरफ गई हैं। अब जब इंटरनेशनली प्राइसेस हाई लेवल की तरफ गई हैं, तो उससे हुआ ये कि जो हमारे जो दूसरे ममालिक हैं जैसे इंडिया है या आप श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें, तो उनको एक प्राइसिंग के हवाले से थोड़ा सा एज हासिल था। अब चूंकि महंगाई वहाँ बढ़ी है, तो उसकी वजह से हमें जो है ना उसको जो compete करने में बड़ी आसानी पैदा हुई है। तो ये बहुत ही मतलब जो है ना वो ज़बरदस्त अचीवमेंट है मौजूदा हुकूमत की कि इन्होंने टेक्सटाइल, और इसमें ना सिर्फ ये कि जो टारगेट अचीव किया, जैसे कि आपने बताया कि 22-23 बिलियन तक का एक्सपेक्टेड है टिल जून, लेकिन इसमें एक सेक्टर जो मिसिंग है जिसमें बहुत वास्ट ग्रोथ है, वो है हमारा आईटी का सेक्टर। आईटी के ऊपर भी अगर थोड़ी सी तवज्जो और दे दी जाए, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इवन ये टेक्सटाइल को भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आईटी के जो हुनरमंद अफराद हैं और आईटी जो स्पेशलिस्ट हैं वो माशाल्लाह इतने हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और एक कामयाब नौजवान प्रोग्राम के ज़रिए जिस तरीके से इन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आईटी में भी जो है वो इंशाल्लाह आपको ग्रोथ नज़र आएगी, और हम दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ मुकाबला करते हुए नज़र आएंगे। तो आई एम वेरी मच होपफुल एज़ फार एज़ फॉरेन फिगर्स आर कंसर्न। अलबत्ता ये है कि जो इस वक्त जो मौजूदा महंगाई है, वो आपको पता है कि एक तो आलमी महंगाई है और उसके बाद जंग का माहौल है, तो वो इस वजह से ही है कि यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ हमारा जो सबसे ज़्यादा जो रिलायंस है वो है हमारे एनर्जी से रिलेटेड, जो है फ्यूल है या कोल है या दूसरी चीज़ों की जो हम इंपोर्ट करते हैं। और इस वक्त इंटरनेशनली ऑयल की बात करें, अकमल साहब आपने बिल्कुल राइट कॉर्ड प्रेस की है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली बहुत हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं, एज वी आर द इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। इम्पोर्टेड ऑयल और फिर उसके बाद फिगर्स पैसों का, या फिर हम कह सकते हैं लोकल मार्केट पे जो प्राइस का इम्पैक्ट है उसको कम करना। जैसे कि आपने देखा अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक रिलीफ पैकेज आया जिसमें उन्होंने इंसेंटिव दिया 10 रुपए का, और उसके अंदर इतना ज़्यादा लोकल मार्केट में तो खुशी की लहर आ गई, लेकिन इंटरनेशनली फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। क्या समझते हैं आप कि ये अगर कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन एंड रशिया का सेटल डाउन नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, रशिया और जो यूक्रेन की वॉर है उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा ही एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर है। अब वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस आ सकता है कि ज़ाहिर है अब रशिया है या यूक्रेन जो है वो गंदम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, रशिया जो है वो गैस और ऑयल का बहुत बड़ा। तो आप इस फील्ड में आएँ और अपने आप को ग्रूम करें, ट्रेन करें और
वर्क फोर्स का हिस्सा बने। इस तरह फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और कैरियर लोगों को मिलेगा और जिसकी अभी नीड है और जॉब्स बहुत क्रिएट होंगी। सो मेरी एक यही गुजारिश है कि आई थिंक एवरीबडी शुड बी फोकस्ड ऑन दिस बूम दैट इज कमिंग आवर वे एंड ऑल शुड कैश इन, जितना कैश इन करा सकते हैं इसको और जितनी प्रमोशन कर सकते हैं वी ऑल शुड डू कलेक्टिव। राइट, वेल थैंक यू सो मच आसिफ पीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आईटी सेक्टर के ऊपर, खासकर जब हम आईटी की बात करते हैं और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इसका एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और आने वाले दिनों में आईटी के जो नंबर्स हैं एक्सपोर्ट्स के वो एक मल्टीप्लिकेशन होते हुए ऐसे दिखाई देंगे कि वी हैव नो आइडिया। अकमल साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अकमल साहब, आईटी के ऊपर आसिफ पीर साहब एक नामवर सिस्टम्स के सीईओ हैं, उनका यही कहना है कि आईटी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। उन्होंने तो एडवाइस की एकेडमिक, हम कह सकते हैं यूथ को ज़्यादा एडवाइस की, तो मैं चाहती हूँ कि आप एकेडमिक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी एडवाइस करें। देखिए, आईटी में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसमें एंट्री के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बैन नहीं है। मैं इसको कंपेयर करूं एमबीबीएस से या इंजीनियरिंग से, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया या कॉमर्स की जो 2-3 मेजर जो हमारे वो फील्ड्स हैं। अच्छा, इनमें बड़ा मतलब आप देखें बड़ी क्रीम किस्म के जो है ना वो बच्चे ये लोग लेते हैं, बड़ा टेस्ट के मराइल से गुजरते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें मतलब चाहे डॉक्टर बनना हो या उसने इंजीनियर बनना हो या इवन कॉमर्स के हवाले से कोई करना हो। लेकिन आईटी में बड़ा पॉजिटिव बात यह है कि उसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा इतनी एंट्री के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो होता ये है कि मैंने खुद अक्सर देखा है कि कई ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जो दूसरी मतलब फील्ड्स में कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने माशाल्लाह प्रोग्रामिंग में इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी की जो सलाहियत है ना वो सामने आती है। हाँ, और उसमें फिर ये है कि आपको कोई डिग्री नहीं लेनी, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी है, आपके सामने एक कंप्यूटर होना चाहिए और लैंग्वेज है। तो समझे ये एक किस्म का स्किल है और यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया की भी आगे आईटी के सेक्टर में बढ़ने की वजह ही है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे भी लिमिटेशंस तो है ना, एमबीबीएस करना और ये वो, तो उसमें नहीं कर सकें। तो अब ये एक एवरेज बंदा जो है वो आईटी में बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इसलिए पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए इतने ज़बरदस्त मौके हैं और इसमें जैसे कि फील्ड जो बताई गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की या डेटा साइंस के हवाले से बात की है, क्लाउड के ऊपर वर्किंग हो रही है, ऑनलाइन सिस्टम्स बन रहे हैं, तो इतनी सारी फील्ड्स हैं और उसके लिए और कुछ भी नहीं करना है आपने। आपके पास एक अच्छा पीसी होना चाहिए और उसके ऊपर बैठ के आपको प्रोग्रामिंग करना आती हो या आप ये जिस रेलिवेंट फील्ड से मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ तो आपके अंदर के जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आईटी से रिलेटेड जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और जब एक अच्छी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी तो उसकी मार्केट में डिमांड भी होती है और उसको मार्केट एक्सेप्ट भी करती है। तो इसलिए जो है ना आईटी का जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे रोल है और उसको चले जी अकमल साहब, मैं आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ वेरी एक्सक्लूसिव गेस्ट ओवर कॉल मौजूद हैं अकील करीम डेडी साहब, आप चेयरमैन हैं एकेटी ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो एक डोमेस्टिक नॉइज है, पॉलिटिकल नॉइज, वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है इकोनॉमी को, क्योंकि जब जब इकोनॉमी फ्लरिश कर रही होती है तो यहाँ पे कोई ना कोई हमें, खासकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को चैलेंज ज़रूर होता है। देखें, पाकिस्तान में एक बात याद रखना कि हमारे दुश्मन बहुत और हमारे मुल्क में जब भी हम राइट डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं ना तो कोई ना कोई बीच में रुकावट बनता है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त सिचुएशन जो क्रिएट की गई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो खैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में हमेशा कम ही होती है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई। तो लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है वो तो बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के इन इंटरेस्ट को भी पॉलिटिकल लोगों को देखना चाहिए कि बड़ी मुश्किल के बाद मुल्क राइट डायरेक्शन पे जा रहा था। तो इसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत में आपस में लड़ाइयाँ ना हो, स्टेबिलिटी आनी चाहिए ताकि कारोबार जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो टेक ऑफ पोजिशन में है वो इफेक्ट था। राइट।
अच्छा, ये तो हुई डोमेस्टिकली बात। अगर हम थोड़ा ग्लोबली बात करें तो सर ग्लोबली क्या दिखाई दे रहा है? ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये वार है जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और डेली बेसिस पे हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, और इसके साथ साथ कमोडिटी प्राइस को देखें तो वो बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें इम्पैक्ट तो ले रही है। उसके ऊपर क्या एनालिसिस करेंगे सर? देखें, सबसे पहले तो आपका कमोडिटी का इशू जो हुआ है कोविड के साथ हुआ है। इसके बाद आपकी रशिया की वॉर शुरू हो जाती है और वो वॉर ने फर्दर लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि बड़ा छोटा मुल्क है अगर आप देखने जाएं, और उनकी कोई डीप पॉकेट भी नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन हमने अच्छी हैंडल की। इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें महंगाई का इम्पैक्ट जरूर आया, लेकिन अगर हम दुनिया के मुल्क से कंपेयर करते हैं तो दुनिया तो बहुत ज्यादा क्राइसिस में चली गई है जी। तो, लेकिन पाकिस्तान शायद उतना बुरा हिट नहीं हुआ जितना दूसरे मुल्क में। लेकिन हमें लोकल डोमेस्टिक ने ज्यादा परेशान किया हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है कि लोकल कंडीशन शायद उस तरह की सिचुएशन के बाद, जो कि मैं समझता था कि हमें तो अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन उसके साथ हमारे साथ ये सेकेंडरी चीज भी आ गई। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि OIC कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और अभी इजलास भी उसके फौरन बाद गवर्नमेंट ने बुला दिया है, तो मैं ये समझता हूँ जल्दी ये सारी चीजें सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह। राइट सर, ये तो एक हुई इक़्तिदार की जंग, या हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो ही जाएगी। और मार्केट इसको कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही सेंटिमेंटल है, ज़रा सी कोई न्यूज़ आती है तो हर्ट हो जाती है। आज के दिन भी हमने यही देखा। तो मैं आपको इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे सर? देखिए, वैल्यू है, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनको किसी किस्म का खौफ नहीं आना चाहिए। हाँ, स्पेकुलेटर को हम हमेशा कहते हैं कि यार इस तरह की सिचुएशन है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो स्पेकुलेटर है उसको मार्केट से हट जाना चाहिए और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू मार्केट में है। आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अनाउंसमेंट और रिजल्ट अच्छा आने के ये मतलब है कि वैल्यू है, लेकिन चीजें सस्ती मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को तो अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेट उसका फायदा उठाना चाहिए। इस रेट में, जिस रेट में आज इक्विटी मिल रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम ये देख भी सकते हैं रेट कभी। ये मार्केट यहाँ से डेफिनेट इससे परफॉर्म करना ही करना है, और जब परफॉर्म करेगी तो प्राइस भी काफी बेहतर हो। तो ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के पास कि इसका फायदा उठाए। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इसके साथ साथ सर डॉलर को कहाँ देख रहे हैं नियर टर्म में? देखिए, जब अनसर्टेनिटी होती है ना तो रुपी वीक होता है। लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं आगे दिनों में होना क्या है, तो छोटा छोटा आदमी भी डॉलर की तरफ वायर होता है और लोग डॉलराइजेशन की तरफ भागते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम रुपी की वैल्यूएशन को भी चेक करें कि इस वक्त क्या है, तो आज भी रुपी तो अंडर वैल्यू है। तो मैं समझता हूँ वहां भी किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के रुपी को, क्योंकि आज भी पाकिस्तानी रुपी अंडर वैल्यू है। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि जो पैनिक है, जो पॉलिटिकल इशू इस वक्त चल रहे हैं, तो हर एक को आप समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो वो इस वक्त शायद इंटर मार्केट तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से क्रॉस 179 के आसपास चली गई है, तो वो उसको देख के, इंटरबैंक रेट को देख के भी लोग थोड़े बहुत पैनिक होते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ भी आने वाले दिनों में आप बेहतरी देख सकते हैं, और बड़े मैसेजेस भी चल रहे हैं। पिछले दिनों शायद श्रीलंका में डॉलर 250 रुपए क्रॉस किया, तो लोग उसके एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, मार्केट में लोगों को बता भी रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हम श्रीलंका से अपने आप को कंपेयर करें। हम काफी बेहतर कंडीशन में है, हमारे पास अपना रिजर्व भी काफी स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ट्रेड के नंबर्स भी अच्छे हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस दुआ करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जल्दी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चलते जाए। सर, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से, तो एज यू आर हेयर, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की इटसेल्फ एक बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, IT के अंदर बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, तो प्लीज़ IT और टेक्सटाइल के बारे में आप देखिए, अभी जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट तो बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ IT को हमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
और माशाल्लाह पाकिस्तान इस वक्त आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है और इसके कवरेज भी हो, गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस भी दिए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें यहीं से मिलेगी। इसके अलावा ये देखें आपके मुल्क में राइस की भी एक्सपोर्ट काफी बढ़ रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जरूर बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक्सपोर्टेड की प्राइस 5,000 रुपए से 25,000 रुपए हो गई। तो इस हिसाब से तो टेक्सटाइल के नंबर बहुत बड़े आने चाहिए। तो उस एक्सपेक्टेशन से टेक्सटाइल के नंबर नहीं आए, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में ये नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि लास्ट मंथ अगर हम देखते हैं कि 2.85 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है, वो 28 दिन का महीना था, ये महीना हमारा 31 दिन का है। और फिर कंटेनर वगैरह के रेट बहुत हाई थे, कुछ 10-15% उसमें भी कमी आई है। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स के नंबर हमारे काफी बेहतर आएंगे और यकीन से मैं कह सकता हूँ कि करंट अकाउंट इशू जो है वो भी बेहतर हो जाएगा, बल्कि सरप्लस होने के चांसेस भी है, जो कि हम काफी ज्यादा नेगेटिव देख के आए हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर इस महीने को हम कंपेयर करते हैं तो ये भी नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगला नंबर उससे भी बेहतर हो सकता है। राइट, थैंक यू सो मच। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने यही हमेशा से जो है विटनेस किया है कि यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर चाहे एक्सपोर्ट्स की बात की जाए या फिर हम कह सकते हैं ना करंट अकाउंट की बात की जाए तो सरप्लस होते हुए दिखाई देगा। वी आर होपिंग इट। अकमल साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अकमल साहब, अकील करीम डैडी साहब मौजूद थे, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे थे और ऑप्टिमिज्म ही है जो इंसान को आगे लेके जाता है। क्या समझ रहे हैं आप कि IT के साथ साथ हमने टेक्सटाइल भी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हायर साइड पे, क्या समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कितना पोटेंशियल है? नहीं, इस वक्त एग्रीकल्चर जो है ना वो हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वो है, ठीक है ना। तो फॉर्चुनेटली इस मरतबा हमारी जो गंदम है वो 28 मेट्रिक टन के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो कि लास्ट टाइम के तकरीबन जो है ना वो इक्वल ही है। हालांकि इस मरतबा ऑल दो के यूरिया का और फर्टिलाइज़र का जो है वो शॉर्टफॉल आया, लेकिन इसके बावजूद जो एग्रीकल्चर में हम कर्टेल कर पाए हैं गंदम की पैदावार को, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। और इंटरनेशनली वीट की प्राइसेस भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा हायर साइड पे चली गई हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल एंड IT, उनके ऊपर तो ज़रूरत है जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन प्राइमरीली जो है ना वो जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे कॉटन और जो वीट है हमारी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा साथ साथ जो हमारी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें सनफ्लावर के ऊपर काम हो रहा है, साथ ही साथ जैतून के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी एडिबल ऑयल हम कब से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो दो मेन हमारे इंपोर्ट बिल के मेन आइटम है ना, उनमें एक तेल ही है, एक जो है वो ऑयल जो एनर्जी वाला है यानी डीजल और पेट्रोल, और दूसरा जो है ये एडिबल ऑयल है जो खाने वाला ऑयल है। तो इन दो की अगर मतलब हमारे यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो जैसे अकील करीम डैडी साहब ने फरमाया कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला जाएगा, तो वो इमीडिएटली चला जाएगा अगर हमारी ये दोनों चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मेन हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो है ही इन दो चीज़ों का। इसके अलावा ऑयल के बारे में बात करेंगे सर, अभी ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। हमें ये इल्म नहीं होता कि फ़िक़्ह क्या है और शरीयत क्या है। फ़िक़्ह जो है वो इंसानी कोशिश है उस इल्म को समझने की जो नाजिल हुआ है, और शरिया जो है वो पैगंबरों के ज़रिए हमारे पास आई है। हकीकत दीन ये है, सही, ठीक है। और वो जो बदलते रहे हैं अहकाम, इसका मतलब है उसमें बदलने की गुंजाइश
मौजूद है। क्या नज़रियाती कौंसिल के जैसे इदारों की बतौर फ़िक़्ह और फ़िक़ही मामलात में एज ए अथॉरिटी कबूल किया जाता है उसको? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तो आइन का इदारा है। सही। अगर आप आइन को मानते हैं तो उनको भी मानेंगे। हमारे यहाँ जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है ये इज्तिमाई इज्तिहाद की एक शक्ल है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले अकमल साहब मौजूद हैं हमारे साथ और ब्रेक से पहले हम इंटरनेशनली ऑयल के जो प्राइसेस है उसके बारे में बात कर रहे थे और पाकिस्तान में जो डिस्कवरीज हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अभी हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है मोहम्मद जावेद बिलवानी साहब ने। उनको खुशामदीद कहते हैं। आप एक्सपोर्टर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम के, और इसके साथ साथ फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जावेद साहब, होता ये है कि एक्सपोर्ट की बात काफ़ी अरसे से हम करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के नंबर्स जो हैं वो अभी ही दिखाई देना शुरू हुए हैं, चाहे हम बात करें टेक्सटाइल की या IT की। तो अकमल साहब से तो हम काफ़ी डिस्कस कर रहे थे अभी IT के बारे में। क्या समझते हैं आप, बीइंग एन एक्सपोर्टर, कितना पोटेंशियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है और जितनी फोरकास्ट की जा रही है क्या ये काफ़ी है या इससे भी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि चार्म हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल की इस वक्त हो रही है ना, हालांकि पाकिस्तान में सिर्फ कराची की कैपेसिटी जो है ना, अगर यहाँ पे सही तरीके से यूटिलिटी मिले और सही तरीके से एनवायरनमेंट मिले तो कराची जो इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं समझता हूँ कराची अकेला $50 बिलियन तक एक्सपोर्ट कर सकता है अकेला टेक्सटाइल। ये बाकायदा हमने तो प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैल्यू एडिशन हो रही है कंपेयर टू बांग्लादेश, कंपेयर टू कोरिया, अगर हम 1 मिलियन बेल को अगर 2 बिलियन या $3 बिलियन पे कर रहे हैं कन्वर्ट, दुनिया में वो $10 बिलियन पे कन्वर्ट होता है। तो उसके रीजंस मल्टीपल रीजंस हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है FBR की कि कराची का एक्सपोर्ट जो है वो 54% से 50% पे आ गया। Why? उसका रीज़न ये कि कराची के अंदर गैस अवेलेबिलिटी नहीं थी और इसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे 2% का आ गया, क्योंकि 50% अगर आपके मुल्क का 54% जो एक्सपोर्ट है उसका 4% कम हो जाए तो आपके मुल्क पे 2% का इम्पैक्ट आएगा। अब सियालकोट के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो 5% से 8% पे गया या 4% से 8% पे, उसका पूरे मुल्क पे इम्पैक्ट क्या है? 0.2%, राइट, 0.4%। ये कराची का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो असल में जहाँ ज्यादा बड़ा आपका स्टेक होता है वहाँ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आज कराची में पिछले 5 महीने से गैस नहीं है, नवंबर से आज, हालांकि कितने दफ़ा इन्होंने कहा कि अभी फरवरी में सही हो जाएगी, मिड फरवरी में बिल्कुल मसला। तो रीज़न क्या है? क्या फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है? देखिए, असल चक्कर क्या है कि मॉरेटोरियम जो है 2010 में लगाया गैस के कनेक्शन पे। उस वक्त ओगरा से हमने इंडस्ट्री वालों ने कहा आपने मॉरेटोरियम लगाया, इसलिए लगाया कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, गैस के नए वेल नहीं आ रहे, गैस डिप्लीट हो रही है पुराने वेल्स में, तो आपने डोमेस्टिक कनेक्शन क्यों अलाउ किए? डोमेस्टिक कनेक्शन में भी तो गैस ही जाएगी ना जी। और डोमेस्टिक कनेक्शन इन्होंने अलाउ किए, 4 लाख SSGC करेगी और 4 लाख साल के SNGPL करेगी। जब से मॉरेटोरियम लगा है कोई 40 लाख कनेक्शन नए लग गए डोमेस्टिक। अब मुझे ये तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ओगरा और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पिछली गई है और ये करंट, हर गवर्नमेंट ने अपना अपना किरदार अदा किया। देखिए मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट कम से कम ये कह रही है कि ये गलत हो रहा है, दूसरी गवर्नमेंट तो ये भी नहीं कहती, खामोश से। हाँ, ये कहते हैं ये गलत हो रहा है, मगर अगर हम इसको रोक देंगे तो असेंबली में शोर मच जाएगा, आप लोग शोर मचाएं। अब आप मुझे ये बताएं, डोमेस्टिक को क्रॉस सब्सिडी कौन देता है? इंडस्ट्री देती है जी। इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी देती है डोमेस्टिक को। सब्सिडी का मतलब तो ज़कात और खैरात ही हुई ना, और क्या हुआ? सब्सिडी किसको दी जाती है, मदद किसकी दी जाती है? आप मुझे बताएं, डिफेंस सोसाइटी के लोग इसके लायक हैं कि जिनको ज़कात और खैरात दी जाए?
PECHS में जो लोग रहते हैं वो राइट, इसके चले लायक। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं- ये पॉवर्टी लाइन से मैं नीचे के लिए है। अकमल साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। अकमल साहब, डोमेस्टिक कनेक्शंस दे दिए जाते हैं, वेस्ट में तो ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज को दिया जाता है गैस, और जो रेजिडेंशियल्स हैं उनको ये कहा जाता है कि आप उसे पे करें और सिलेंडर्स यूज करें। यही तरीकाकार है ताकि हमारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश करें। क्या समझते हैं आप, यही हल पाकिस्तान में भी होना चाहिए, या तो अब जो दे दिए कनेक्शन, जैसे कि इन्होंने कहा कि 40 लाख कनेक्शन दे दिए गए? बड़ी हमारी बैड लक है, बड़ी हमारी बदकिस्मती है। पिछले दिनों भी हमारी किसी साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा इतनी कीमती गैस है जो हमने चूल्हों में जला दी, तो ये गैस की कदर व कीमत का इजाफा अब हमें हो रहा है, ये अंदाज़ा अब हमें हो रहा है जब जो है ना वो इसकी शॉर्टेज पैदा हुई है। ये वो गैस है जिसको देना ही इंडस्ट्री को चाहिए था, ताकि उससे मल्टीपल टाइम जो है ना GDP में उसका कंट्रीब्यूशन लिया जाता, उससे इनकम कमाई जाती। अगर उससे इनकम कमाई जाती तो एक की जगह बंदा 2 सिलेंडर ले लेता है। तो बजाय इसके कि हम उसको इंडस्ट्री में यूज करते, हाँ इंडस्ट्री में यूज करते, हमने जो है ना उसको चूल्हों में जला के और सर्दियों में गीजर और हीटर चला के जो है ना उसको इस नेमत को हमने जाया कर दिया। लेकिन टाइम जरा शॉर्ट है, मैं दिलवानी साहब से पूछना चाहूंगी। इनसे बढ़ के एक बात कहता हूँ, मैं कहता था कि माचिस की तिली बचाने के लिए हमने गैस जाया की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या भी हो, दूसरी हांडी बनानी है, चूल्हे को जलता रहने दो, घरों में इस तरह बोलते थे लोग। ये कहाँ का इंसान है? मैं तो पिछले 15 साल से मैं कहता रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, क्यों जुल्म कर रहे हो अपने पर। अच्छा सर, गैस के अलावा इंडस्ट्रीज में भी तो ऑल्टरनेटिव्स होंगे ना, सोलर पैनल्स हो गए, विंड एनर्जी हो गई। आपको जरूरी है गैस से ही सारे, आपने भी एक गैस का पाइप लगा दिया। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सारा आपने गैस पे बर्डन डाल दिया। गवर्नेंस का है। देखें, सिक्योरिटी हम अपनी खुद पैदा करते हैं, हमारे गार्ड्स अपने फैक्ट्रियों पे, जो गवर्नमेंट का काम है। पानी हम खुद जमीन से निकाल रहे हैं या रिसाइकिल कर रहे हैं, वो सरकार का काम है, वो हम कर रहे हैं। बिजली हम खुद बना रहे हैं, जो सरकार का काम है वो हम कर रहे हैं। सरकार कहाँ है फिर? तो सर सरकार का काम क्या है? सिर्फ कराची में ही है या फिर और भी मुल्क के आप समझते हैं कि और ये मैं आपको शहरों में भी है? कराची में ज्यादा है कंपेयर टू। सर यहाँ पॉज करूंगी मैं, आपको एक ब्रेक की जाने चलते हैं जी, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। जावेद साहब मौजूद हैं, अकमल साहब मौजूद हैं और काफ़ी गर्मा गर्म भी गुफ्तगू हम कह सकते हैं हो चुकी है। जावेद साहब, आपका कहना ये है कि गैस के जो है वो इश्यूज दिखाई देते हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहे थे हम, और ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी है वो अब पाकिस्तान में खुद भी प्रोड्यूस की जा रही है, जिसका आपने देखा है कि आने वाले दिनों में भी एक इम्पैक्ट आएगा। अब जो कि टेक्सटाइल की एक्सपेंशंस हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? देखिए, टेक्सटाइल में बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपेंशन हुआ है और गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई कि इन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो बहुत रिड्यूस प्राइस में किया और जिसमें इंडस्ट्री लगी। और अभी रिसेंटली एक इन्होंने पैकेज दिया, उसका भी यही ऑब्जेक्टिव, इंडस्ट्रियल पैकेज। मगर सवालिया निशान है। देखिए, जैसे लास्ट टाइम इतना सारा पिछली गवर्नमेंट ने पावर जनरेशन के इतने सारे लगा दिए प्लांट, और कौन से लगाए, कैसे लगाए और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता क्या किया, उसकी कैपेसिटी की पेमेंट ने इतना बड़ा आपका सर्कुलर डेब्ट खड़ा कर दिया। तो ये सब चीज़ें साथ देखी जाती है कि क्या करना चाहिए, किस वक्त किसको करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मैंने ये लगा लिया तो मेरा, अब मुझे ये तो बताएं सर ये गवर्नमेंट क्या करे, या तो अभी ये गवर्नमेंट ने काम provide अच्छा करे किया, चीजें, इस या फिर- गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम किया, अभी Right. तकरीबन 1000 मेगावाट केई को दिया, अभी नेक्स्ट कुछ अरसे में 1000 मेगावाट और आ जाएगा। बट बिल्कुल। केई ने एक गलत काम किया कि उसने 600 मेगावाट का पोर्ट कासिम में गैस का सिस्टम लगा दिया जनरेशन का, वो गलत काम किया, हमने शोर मचाया इंडस्ट्रीज ने कि ये गलत हो रहा है। असल चीजें, सब चीजें सही होनी चाहिए, सबकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। 2 चीजें आप सही करो, 4 चीजें खराब करो तो आपका सारा काम खराब हो जाता है। राइट, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ सकती है। हमारे मुल्क वालों ने जाके बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ाई, यहाँ का मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ इंडस्ट्री लगाई। जॉर्डन में हमने इंडस्ट्री लगाई, हमने कहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाई पाकिस्तानियों ने जाके, जहाँ लगाई वहाँ तरक्की की है। Right. हमारे मुल्क से गए हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क से किया है। गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे चाहिए। मुल्क में आनी चाहिए थी तो ज्यादा फायदे हो सकते थे। लेवल प्लेइंग well, फील्ड। we अभी are देखें running यूक्रेन out of के अंदर time, sir. सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट मिला है कौन, पाकिस्तानी, वहाँ पर स्टील चले मिल सर, चला वी आर है। रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। जावेद बिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अकमल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा ये जाता है कि जब गवर्नमेंट्स आती हैं तो तमाम जो एक्सटर्नल बैगेज होता है वो कैसे समेटा जाए, सबसे पहले ये सवाल होता है। इस गवर्नमेंट को भी आने के बाद यही चैलेंजेस फेस करना पड़े जिसका इम्पैक्ट हम अब तक देख रहे हैं। पॉलिसीज दी जा रही हैं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज के तहत जो है वो अच्छे काम होते हुए दिखाई दें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।